हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर आप लोगों के लिए एक आवश्यक विषय लेकर मैं हाजिर हूँ। आज का विषय है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है और उसमें डिफॉर्मेशन होना जो है वो आमतौर पर ये नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये डिफॉर्मेशन होता है और वो डिफॉर्मेशन ही इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। उसमें होता क्या है, फर्टिलाइजेशन जो निषेचन की क्रिया गर्भाशय में होती है वो कई फेज से गुजरती है। सबसे पहले ओवम जो है अंडाणु ओवरी में तैयार होता है, जो फीमेल के ओवरी में तैयार होता है और वो फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में उतरता है। ये एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है कि पुरुष का शुक्राणु जो है योनि मार्ग से गर्भाशय में प्रवेश करता है और वो ढूंढ करके ओवम के साथ जाकर मिलता है। ओवम के साथ मिलने के बाद जो है वो जो एक सेल से दूसरे सेल का युग्म बनता है, तो यहीं से इक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना जो है वो बन जाती है। मैंने बताया कि ओवम ओवरी में तैयार होता है और फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक आता है। जब हार्मोनिकल डिसऑर्डर की समस्या से फीमेल गुजरती है तो उसके जो ओवम हैं वो कभी कभी ओवरी से बहुत दूरी तय नहीं कर पाते हैं या फिर फिलिपियन ट्यूब में ही अटके रह जाते हैं, वो गर्भाशय तक नहीं आते हैं। और शुक्राणु जो है एक नेचुरली उसमें जो वांस होती है और स्पीड होती है उसके चलते वो ढूंढ करके ओवम तक पहुंच जाता है। अगर ओवरी के बाहर ओवरी तक ही ओवम है तो वहां भी ये शुक्राणु जो है तैरते हुए एक लिक्विड में वहां पहुंच जाता है, फिलिपियन ट्यूब में है वहां पहुंच जाता है या फिर गर्भाशय में है वहां पहुंच जाता है। जब ये गर्भाशय में मिलता है तो एक और प्रक्रिया नेचुरल ही होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत वो फिलिपियन ट्यूब में चला जाता है और 6 से 12 दिन के बाद वो चूंकि अब एक जाइगोट का रूप लेने लगता है, युग्म बन जाता है। ओवम का सेल और शुक्राणु का सेल दोनों एक साथ मिल जाते हैं और वहां एक एम्ब्रॉय बनता है। ओवम के न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस में मिलने के बाद वो बाकी के उसके जो रचना बाहरी होता है वो उसको एक आवरण तैयार करता है, एक झिल्ली, बाहर से एक झिल्ली से उसको घेर लेता है, एक साइड का ले लेता है, जिसमें कि ये जो हमारा जाइगोट तैयार होता है। 6 से 12 दिन के बाद उसका रीप्लांटेशन होता है, मतलब वो पुनः गर्भाशय में आ जाता है। अगर वो रीप्लांटेशन नहीं हुआ और ये नहीं होता है हार्मोनिकल डिसऑर्डर के चलते, हार्मोन्स जो हैं वो अगर ठीक बैलेंस रूप में नहीं बॉडी में पहुंचते हैं तो वो फिर फिलिपियन ट्यूब में ही पड़ा रह सकता है या फिर वो ओवरी में ही पड़ा रह सकता है या गर्भाशय के में भी वो पूरी नीचे सर्विक्स में आ सकता है, पेट में जा सकता है। तो वो गर्भाशय के अलावा अगर उसका
पूरी प्लांट नहीं होता है और फिलिपियन ट्यूब में ही वो उसकी वृद्धि होने लगती है, तो ये खतरा है। क्योंकि फिलिपियन ट्यूब में जगह नहीं है, तो वहाँ जो है वो खतरा है कि ये इसकी वृद्धि अगर वहाँ होने लगी तो फिलिपियन ट्यूब ब्लास्ट हो सकती है और फिर बाद में गर्भधारण करने में मुश्किल पैदा हो सकती है, या फिर बाद में गर्भधारण नहीं भी हो सकती है। हालांकि नेचुरली रूप से 2 फिलिपियन ट्यूब होती है और एक के ब्लास्ट हो जाने के बाद भी प्रेग्नेंट होने की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, क्योंकि फिलिपियन ट्यूब में एक बार में एक ही साइड से वो ओवम जो है वो फ्लो करके आता है गर्भाशय से, वो अल्टरनेटिवली आता है। इसलिए एक ब्लास्ट करने के बाद भी एक बची रह सकती है। फिर भी अगर हार्मोनिकल डिसऑर्डर है तो दूसरी बार भी ये खतरा मंडरा सकता है। तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो सेफ नहीं है, वो बिल्कुल जो है अनसेफ है और उसका एक एक्सपर्ट चिकित्सक से तुरंत राय लेना चाहिए, वरना वो मुश्किलात जो है वो थोड़ा चिंताजनक हो सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये पता कैसे चलेगा कि वो सफ़र कैसे कर रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है। मैंने फिर जोर देकर मैं बता रहा हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं से भी सेफ नहीं है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी ब्लीडिंग होना और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बाकी सारे प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन पेट में दर्द होते रहना और ब्लीडिंग होते रहना ये सिम्टम है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौर से वो सफ़र कर सकती है महिला, और इसके लिए तुरंत एक्सपर्ट चिकित्सक को दिखाना और उसका अल्ट्रासाउंड कराना, भी एक्सपर्ट टेक्नीशियन के देख रेख में, ये जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि ये समझा जाए कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता चलने पर तुरंत किसी एक्सपर्ट चिकित्सक के देख रेख में जाएं बिना देर किए। हाँ, मैं ये बता दूं प्रसंगवश कि मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, और अगर विलंब किए बगैर जैसे फाइंड आउट हुआ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौर से वो सफ़र करने लगी, तो विदाउट आपको किसी भी डाउट के, विदाउट टाइम वेस्ट के, तुरंत एक्सपर्ट होम्योपैथिक चिकित्सक के आप देख रेख में अगर चले जाएं तो वहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हो सकते हैं, बशर्ते कि वो चिकित्सक जो है एक्सपर्ट हो, होम्योपैथ का अच्छा जानकार हो, और वो चूंकि हार्मोनिकल डिसऑर्डर है और हार्मोनिकल डिसऑर्डर निश्चित रूप से जो है वो सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस ये तीनों में से किसी एक मियाज्म के चलते होगा, या फिर तीनों कॉम्प्लेक्स मियाज्म रह सकते हैं। वो मियाज्मेटिक वो एनालिसिस करके और सिम्टम रेपर्टाइज करके वो मेडिसिन देगा और वो पुनः रिप्लांटेशन हो जाएगा गर्भाशय में, और वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ वो बढ़ने लगेगी महिला। अगर विलंब होता है तो मुश्किल होगा उसको रिप्लांटेट होने में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो एक अनसेफ प्रेगनेंसी है, और एक्सपर्ट चिकित्सक के देख रेख में इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और मैं दूसरी पैथी के बारे में नहीं बता सकता हूँ, मैं अपनी पैथी के बारे में बता सकता हूँ कि एक्सपर्ट चिकित्सक अगर समय रहते बहुत विलंब कर देंगे तो मुश्किल है, समय रहते अगर गए तो वो अपनी दवाओं के माध्यम से उसको रिप्लांटेट करा लेगा गर्भाशय में, वरना वो अगर फिलिपियन ट्यूब में वृद्धि होने लगा एम्ब्रॉय का तो वो आकार बढ़ेगा और फिर ब्लास्ट हो सकती है वो फिलिपियन ट्यूब, या फिर फिलिपियन ट्यूब को काट कर निकाला जा सकता है, जो एक जटिल
सर्जरी के दौर से गुजरना पड़ेगा, वो उसके सारे जो हैं वो नॉर्मल प्रोसेस जो हैं वो बाधित हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर अगले वीडियो में हम आपको इसी तरह के पेक्यूलियर, इसी तरह के जटिल समस्याओं और को से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, उनका निदान बताते रहेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं और विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।